वेलकम। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग बात करेंगे SBTU MCA काउंसलिंग के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एग्जामिनेशंस की। दैन फी स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, क्या है कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ, प्लेसमेंट्स क्या हैं, क्या सिनारियो है, डेट्स क्या क्या हैं, नेक्स्ट एंड जो आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू SBTU। हम यहाँ के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ का ऑफिशियल वेबसाइट हाँ, यहाँ पे अभी BTech एंड BSMS के एडमिशन्स ओपन हैं। अभी कुछ टाइम में MCA के एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे। तो माई सेल्फ शिशिर मिश्रा, बैच 27 MCA। प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या रहता है यहाँ का? MCA यहाँ का 2 साल का है, जो कि 4 सेमेस्टर्स होते हैं इसमें। तो इसमें जो एकेडमिक्स है आपका काफ़ी भारी होने वाला है। और जो आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है कि इसमें मिड टर्म 1 होता है 15 मार्क्स का, और मिड टर्म 2 होता है 15 मार्क्स का। मिड टर्म 2 में जो थियोरी रहेंगे उनके एग्ज़ाम्स होंगे, बाकी जो प्रैक्टिकल होंगे वो होंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। और जैसे कि C प्रोग्रामिंग है तो वो होगा आपका प्रैक्टिकल। 20 नंबर का TA होता है, ये टीचर के हाथ में होता है। और आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स वो होंगे आपके 50 मार्क्स के। देन मूव करते हैं आगे। और इसमें जो आपका पासिंग मार्क्स होता है वो 50 मार्क्स होता है आउट ऑफ 100। ये आपको लाना ही लाना है। तो फ़ी स्ट्रक्चर मेनली जब आप काउंसलिंग के बाद आप ऑप्ट करेंगे MCA के लिए, तो मेनली जो आपका फ़ी स्ट्रक्चर होने वाला है वो 1.2 लाख फॉर एकेडमिक फ़ी लाइक ट्यूशन फ़ी एंड हॉस्टल एंड मेस फ़ी टोटल मिला के ये 63,000 पड़ेगा। तो 1,83,000 1 ईयर का फ़ीस पड़ेगा। ये आपका पर ईयर का फ़ीस होता है। तो जो हमारे बैच का 2025 एंड 26 जो हमारे सीनियर्स का बैच है दिस टाइम, वो उनको हाईएस्ट ऑफर हुआ है 8 LPA। और एक स्पेशल नोट है कि यहाँ पे जो फ्रेशर पार्टी और फेयरवेल पार्टी होती है वो कॉलेज की तरफ से नहीं होता, कोई ऑफिशियल नहीं होता, बट हम लोग अनऑफिशियल ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेशर जो होगा वो आपके आने के फर्स्ट मिड के बाद होगा। स्कॉलरशिप की फैसिलिटी अवेलेबल है। जो आपके यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो उनको यूपी स्कॉलरशिप मिलेगी, और अदर देन जो यूपी हैं उनको NSP पे अपने स्टेट के स्कॉलरशिप देखना पड़ेगा। तो जो यूपी स्कॉलरशिप होती है वो यूपी के बच्चों को आराम से मिल जाती है। तो वो जो है अप्रॉक्स 60,000 हाफ ऑफ द ट्यूशन फ़ी मिल जाती है। तो मैं जनरल EWS कैंडिडेट हूँ यूपी से, तो मुझे 63.5 थाउजेंड रुपीज़ मुझे मिले थे। और टैबलेट की बात करें तो सबको टैबलेट मिलते हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को एसर के एंड रिमेनिंग 10% को सैमसंग के टैबलेट। आपकी कैंपस लाइफ एंड हॉस्टल लाइफ क्या है? तो कैंपस आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका मेन कैंपस जो कि ईस्ट कैंपस बोलते हैं उसे, एक है आपका वेस्ट कैंपस। तो ईस्ट कैंपस में क्या क्या है? यूनिवर्सिटी की जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे एकेडमिक एरिया है, क्लासेस चलती हैं, लाइब्रेरी, एकेडमिक ब्लॉक्स, गर्ल्स के हॉस्टल और कुछ थोड़े बहुत बॉयज़ के हॉस्टल हैं। कैंटीन बहुत सारी हैं, खाने का कोई इशू नहीं है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी भी हॉस्टल के मेस में जाके पैसा देकर आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको कैंटीन में ही खाना पड़ेगा। आपके अगर हॉस्टल में दोस्त हैं तो वो अलग बात है, बट मैं वेस्ट कैंपस के बच्चों की बात कर रहा हूँ। बट वहाँ पे अगर आप ईस्ट कैंपस में कुछ भी खाना चाहते हैं तो उसके लिए कैंटीन्स कई सारी हैं, 5 कैंटीन्स हैं। एक डिस्पेंसरी है जहाँ पे आप लोग नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं वो ले सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। और आप जब वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहीं से बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। 2 ऑडिटोरियम्स हैं ईस्ट कैंपस में। एक न्यू ऑडिटोरियम है जो कि LHC के पास में है, और एक RK ऑडिटोरियम है। और यहाँ पे शताब्दी स्तंभ भी है जो कि 2021 में 100 साल पूरे होने पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था। वेस्ट कैंपस वहाँ से ऑलमोस्ट 4 to 4.5 किलोमीटर्स दूर है। वहाँ पे कई सारे हॉस्टल्स हैं वेस्ट कैंपस में। अब्दुल कलाम हॉस्टल, विश्वेश्वरैया हॉस्टल, रमन, विश्वकर्मा, अंबेडकर हॉस्टल और आर्यभट्ट हॉस्टल। और वहाँ पे जिम है। जिम कोई ख़ास नहीं है, बट हाँ ठीक है।
ऑडिटोरियम है वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा ऑडिटोरियम है जिसको शताब्दी भवन के नाम से जानते हैं। ये वही 100 साल एसबीटीयू के 100 साल पूरे होने पे एक ईस्ट कैंपस में शताब्दी स्तंभ और वेस्ट कैंपस में शताब्दी भवन बना था। काफ़ी अच्छा है इंफ्रास्ट्रक्चर इसका। और फर्स्ट ईयर के जो एमसीए स्टूडेंट होंगे यानी आप लोग, उन्हें अंबेडकर हॉस्टल मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और तो डिस्टेंस होने के कारण आपको फ्री बसेस की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जो कि आपका ईस्ट कैंपस से वेस्ट कैंपस में कई सारी टाइमिंग्स होंगी, मॉर्निंग की और इवनिंग की दोनों टाइम पे बसेस चलेंगी। अप्रॉक्स 4 किलोमीटर पड़ता है। और बाई चांस अगर बस मिस हो जाती है तो आपको ऑटो से आना पड़ेगा। दैट्स द हार्श ट्रूथ। तो हॉस्टल लाइफ की बात करें तो हॉस्टल लाइफ अच्छी है। काफ़ी फ्रीडम मिलती है बॉयज़ को। गर्ल्स का तो उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ, कावेरी हॉस्टल अलॉट होता है गर्ल्स को, जो कि ईस्ट कैंपस में है, और उनका गेट क्लोजिंग टाइम 7:30 PM है। बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बात करके, अगर कोई इमरजेंसी है। बाकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। तो हॉस्टल लाइफ जो है बॉयज़ की वो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। आपको 3 स्टूडेंट्स रहना पड़ेगा एक रूम में, 3 सीटर है। और ये एमसीए के लिए बात कर रहा हूँ। और मेस है हॉस्टल में, और बाहर थोड़ा खेलने का जगह भी है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेबल टेबल टेनिस सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, बैडमिंटन, तो फुटबॉल, ये सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। और वेस्ट कैंपस में ही जो अब्दुल कलाम हॉस्टल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड है खेलने का। वहाँ पे कई सारा मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और मैं स्पेसिफ़िकली अंबेडकर हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने 1 साल बिताए हैं। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है हॉस्टल से। बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग थोड़ी बहुत तो रहती हैं, उतना तो कॉमन है, बट आप कंप्लेन करेंगे, कोई भी कंप्लेंट है तो वो सॉल्व होती हैं। डीएसडब्ल्यू ये एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि ईस्ट कैंपस में है, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर। तो यहाँ पे बच्चों की बात सुनी जाती है, जो आपके इसमें कुछ अमाउंट भी डिडक्ट होता है पेमेंट करते हुए। तो अच्छा है डीएसडब्ल्यू। अभी तो गहलोत सर हैं, अच्छे हैं। रेगुलर चेकअप करते रहते हैं, मतलब चेक के लिए आते रहते हैं हॉस्टल। और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, पीसफुल है, केओस वाले एरिया से दूर है, अच्छा इन्वायरमेंट है। कूलर की वाटर कूलर की फैसिलिटी है। और टेरेस जो है काफ़ी अच्छा है, ओपन टेरेस है ऊपर। वार्डन अभी तो ऋषिकांत सर हैं, देखते हैं कि फर्स्ट ईयर को क्या मिलता है फिर। वार्ड बॉय हैं। वार्ड बॉय से आप लोग बना के रखना, काफ़ी काम आते हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हमारे पास एक तो वहाँ पे मेस सेक्रेटरी होते हैं और 2 जनरल सेक्रेटरी होते हैं। कोई भी मतलब बॉडी है उसको चलाने के लिए, या कह सकते हैं कि ईज़िली कोई दिक्कत ना आए, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को, जो हॉस्टल के जो रहते हैं 3 लोगों को, कहते हैं, उन्हें मतलब ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि वहाँ से एक मेस सेक्रेटरी, जो कि मेस की चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चलाएगा, और 2 जनरल सेक्रेटरी, जैसे हमारा इन्वर्टर हो गया या कुछ काम हुआ तो वो उनको करना पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम है। और ये जो बात कर रहा था मैं कि वेस्ट कैंपस और ईस्ट कैंपस, तो ये हमारा ईस्ट कैंपस है। 1 मिनट, ये हमारा ईस्ट कैंपस है। यहाँ से आपको बाहर से यहाँ से बसेस मिलेंगी। मोस्टली यहाँ से यहाँ तक तो पैदल जाना पड़ता है, तो यहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। और यहाँ से बस आपको, ये यहाँ का ज़ू है, कानपुर ज़ूलॉजिकल पार्क, तो काफ़ी बड़ा सा ज़ू है, आप भी टहलने आ सकते हैं। तो यहाँ से बसेस जाएंगी, और ये आपका मेन गेट है वेस्ट कैंपस का। यहाँ से अंदर जाएंगे तो ऐसे यहाँ पे रास्ता पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पड़ेगा अब्दुल कलाम, और थोड़ा सा आगे जाके ऐसे सारे हॉस्टल्स हैं, रमन है, विश्वेश्वरैया है, और यहाँ पे अंबेडकर है, ये AITH है, अलग इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आपका पड़ेगा ये जो है, ये पड़ेगा अंबेडकर हॉस्टल, ठीक है। जल्दी से हटा देते हैं उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। मेनली जो है प्लेसमेंट्स होता है, तो प्लेसमेंट्स को लेकर कई सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट को। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का जहाँ पे डेटा दिया हुआ है, वो उसका गूगल ड्राइव में या उसका वेबसाइट का ही लिंक दे दूँगा। और सारी PDF आप लोग देख सकते हैं, 2020 to 21 से लेकर 2025-26 तक का सारा डेटा। MCA कितने प्लेसमेंट कितने बच्चों के हुए हैं, कितने सीनियर्स के हुए हैं, और कितनी कंपनीज़ ने विजिट किया है, मीडियन पैकेज क्या रहा, हाईएस्ट पैकेज क्या रहा, सारी चीज़ें। तो अभी अभी जो है
हमारा 2025 एंड 26 बैच का मैक्सिमम जो है 8 एलपीए गया है, और हाईएस्ट जो पैकेज अभी तक ऑफर हुआ है एमसीए को वो 17.5 एलपीए है, जो कि 21, 22 एंड 23 वाले बैच में हुआ था, जब लैंडिस गियर ने विजिट किया था तब की है बात। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 21, 22 में 95 टोटल प्लेसमेंट, 24, 36 एंड 29 ये एनालिसिस करके डेटा निकाला गया है। थोड़ी बहुत एरर अगर होगी तो कोई नहीं, बट मोस्टली सही है। आप लोग ऑफिशियल डेटा देख सकते हैं एक बार। तो ये सारी ईयर, सेशन, प्लेस, बच्चों के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड हायर सीटीसी किया गया है, और टॉप रिकॉर्डर कौन से रहे हैं तो देख सकते हैं। ये कंपनी वाइज ब्रेकडाउन है, कितनी कंपनी ने क्या ऑफर दिए कितने लोगों को। तो 35 प्लेस्ड आउट ऑफ 40, ये 2024-25 का डेटा है। देन यहाँ पे फेस्ट बहुत सारे होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कि कॉन्फ्लुएंस हुआ, आगाज़, टेक्निका, अध्याय, आरंभ, और इतने नहीं, मेरे को नाम तक नहीं याद है, इतने सारे फेस्ट होते हैं। तो और मोस्टली ये लोग एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते हैं। नवरात्रि में डांडिया नाइट भी होता है, ओपन माइक भी हुआ था, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कॉलेज में, तो देख सकते हैं उसको भी। एक चैनल है MCSBTU करके, तो वहाँ पे शॉर्ट्स में पड़े हैं कई सारे वीडियोज़ वहाँ के। और तो हम लोग यहाँ के इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक ऑफ जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा लास्ट ऑफ जुलाई तक। वहाँ पे सारी चीज़ें रैप अप करके फिर अपना अगस्त से क्लास चलेगा, सेकंड वीक ऑफ अगस्त से। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था 2025 में कि डीवी पहले हो गई थी, मतलब डीवी पहले हो गई थी, उसके बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हुई थी। तो अपना देख सकते हैं कि डीवी इस बार क्या होता है, पिछले वाला ही फॉलो होता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद करते थे डीवी। उसके बाद अपनी सेकंड वीक से क्लास शुरू हो जाएगी। उसके बाद लास्ट टाइम 18 ऑफ अगस्त से क्लास शुरू हुई थी, तो हम लोग 17 तक पहुंच गए थे। तो जब से क्लास शुरू होगी उसके 1 या 2 दिन पहले आके अपना रूम वगैरह देख के सेटअप करके अच्छे से और रेडी हो जाना। तो आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप वगैरह अपना रेडी रखना, कोई भी अगर इशू होगा तो पहले उसको बनवा के ठीक कर लेना। और यहाँ पे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे काम करना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो अगर इस वीडियो में हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड है, जो कि आपके स्किल्स या पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे थोड़ा काम कर लेना अपने ऊपर, और अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड जो कोडिंग है, कोडिंग क्लब, वो आप लोग अपने बैच का खुद का बनाइएगा, और कंसेप्ट्स को रिवाइज़ कर लेना जिन्होंने अपने बैचलर्स में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ आने के बाद काफ़ी फास्ट पेज में चीज़ें चलती हैं। एक तो नया-नया होता है, तो बहुत लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते। तो अपने कंसेप्ट्स, अपने नोट्स ये सब रिवाइज़ करके अच्छे से आना, नोट्स ले भी आना। तो अब सेकंड लास्ट स्लाइड पे हैं, तो यहाँ पे कई सारी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि देखना है। टाइम टेबल जो है ऑड सेमेस्टर का देख सकते हैं आप। जब क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी तो क्लासेस रहेंगी मॉर्निंग 9 या 9:30 या 10 से ऐसे स्टार्ट रहती हैं क्लासेस। तो 9-10 से, और शाम को 3-4 तक चलती हैं। तो हाँ, फर्स्ट ईयर में काफ़ी हेडेक रहता है क्लासेस का, वो करनी पड़ेंगी। तो ये कंप्यूटर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग, और ये सी लैंग्वेज का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, DMS, FOM, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा है, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस सेमेस्टर में हैं, और ये सब शेड्यूल है। ये PDF इसी में अटैच रहेगा या डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इवन सेमेस्टर के टाइम टेबल कुछ ऐसे हैं, तो ये सब उसमें रहेगा, देख लेना। मेन बात आती है फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ का कैसा है कि 60,000 जो है वो आपका ट्यूशन फ़ी लगेगा। ये फ़ीस स्ट्रक्चर फॉर MCA प्रोग्राम है, ठीक है। तो ट्यूशन फ़ीस 60,000 एंड अदर जो बाकी रिमेनिंग है वो 60,000, तो टोटल मिला के 1,20,000 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ये 1 ईयर का था। ये आपका सिलेबस है, जो कि MCA फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक, मतलब 1 to 3rd 4th चारों सेमेस्टर के इसमें सिलेबस है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है MCA का सिलेबस। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, और यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग नोट कर लो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पहला सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स
और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। देखो इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी अगली वीडियो में आएगा। जो आपको फैकल्टी मिलेंगी मोस्ट प्रोबेबली वो गेस्ट फैकल्टी होंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रॉड है, टाइम कम है, बहुत मोस्टली आपको 4 महीने का टाइम मिलेगा एट मोस्ट, तो मैनेज कर लेना उस हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटरेक्शन बना के रखना सबसे। और जो कि आपके थियरी सब्जेक्ट हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हुआ, तो ये सारी जो सब्जेक्ट हैं इनका थियरी पेपर होता है। और मिड वन, मिड टू, या इसको प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। फिर टीए होता है 20 नंबर का, और 50 नंबर का एंड सेम होता है ये। तो ऐसे सब होता है। तो इसमें लैब होगा, कंप्यूटर कंसेप्ट एंड प्रोग्रामिंग इन सी में, और जावा में लैब होगा, और एफ में लैब होगा। बाकी 1, 2 और 3 ये तीनों आपके थियरी सब्जेक्ट हैं, एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। डीएमएस का सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, बहुत सारों की बैक लगी है, तो इसको ट्राई करना कि कॉलेज आने से पहले ओवरव्यू लेके पढ़ के तब आना। फर्स्ट सेमेस्टर में ये, और सेकंड सेमेस्टर में ऑपरेशंस रिसर्च, ये दोनों मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट हैं। और कुछ लोगों ने जिनका बीएससी मैथमेटिक्स होगा वो इनसे फेमिलियर होंगे, बट जिनका प्योर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, बीसीए हुआ, बीएससी कंप्यूटर साइंस हुआ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो लोग प्लीज़ प्लीज़ इसको पढ़ के आना, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। ओआर का नहीं, बट आपको डीएमएस तो पढ़ के ही आना है, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो प्रोग्रामिंग यहाँ आके हो जाएगी। तो आपका सी प्रोग्रामिंग है और जावा है, मजाक कर रहा था, लेकिन आप लोग सी के कंसेप्ट और जावा के कंसेप्ट ये रिवाइज करके आना, क्योंकि एक ही सेमेस्टर में आपके सी भी है और जावा भी है। तो जावा का सिलेबस अपने आप में बहुत ब्रॉड है, तो एक सेमेस्टर में इसको कर पाना काफ़ी दिक्कत वाली बात है। पता नहीं कैसे इसको सी और जावा एक में रख दिए, बट ठीक है, जो है सो है। तो ये हुआ सिलेबस वाली बात। इसमें सारे सेमेस्टर्स के सिलेबस हैं, ये देख लेना। अब आ रहा है अपने एकेडमिक कैलेंडर पे। एकेडमिक कैलेंडर पे क्या होता है कि इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि किन किन डेट्स को क्या हुआ है। ये लास्ट ईयर का है हम लोगों के बैच का, 2025 एंड 26 का। तो यहाँ पे 18 अगस्त, जैसा कि मैंने बताया था, 18 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं 2025 को। और 3rd वीक ऑफ सितंबर से कॉन्वोकेशन हुआ था, 20 जुलाई, या फिर मतलब मेरे को याद नहीं, बट शायद 20 जुलाई को हुआ था। और हम लोगों के सीनियर का, सुपर सीनियर का। तो फर्स्ट मिड देखते हैं आपका सितंबर ऑफ 22 से 27। तो अगस्त ऑफ 18 को आएंगे, और अगस्त सितंबर ऑफ 18 तक आपका 1 मंथ होगा, और 1 मंथ के बाद ही मिड वन पेपर पड़ जाएगा। तो मिड सेमेस्टर 1 पेपर आपका 1 महीने बाद ही पड़ जाएगा, अगर 18 से क्लास शुरू हुई या 20 से क्लास शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और ये आपका 15 मार्क्स का होता है। और मिड वन, मिड टू, मिड सेमेस्टर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें जितने मार्क्स बना पाओ बना लो। एंड सेम में कोई गारंटी नहीं है कि कितने मार्क्स बना पाओगे, ठीक है, तो इनको हल्के में मत लेना। 1 मंथ का टाइम यहाँ मिल रहा है। फिर यहाँ पे सेकेंड मिड स्टार्ट होगा नवंबर में, और फिर आके आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा दिसंबर में। तो सितंबर, अक्टूबर छोड़ के नवंबर, फिर दिसंबर, तो एक एक महीने पे एग्ज़ाम्स यहाँ पे होते रहते हैं। ऐसे ही ये आ गया आपका इवेंट सेमेस्टर का। सेमेस्टर ब्रेक भी मिलेगा आपके, विंटर वेकेशन देखो वहाँ पे 24 से लेकर 3 जनवरी। सीआर से अच्छी जान पहचान है, बना के रखेंगे सीआर टीचर से, तो थोड़ा बहुत बंक भी मार सकते हो, और छुट्टियाँ एक्सटेंड भी हो सकती हैं, ठीक है, उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मिल जाएगा ब्रेक, सेमेस्टर ब्रेक, विंटर वेकेशन बोल सकते हो इसको। फिर आपका दिसंबर से यहाँ से सारी चीज़ें सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा। फिर अगला डॉक्यूमेंट है एडमिशन गाइडलाइन फॉर 2025 एंड 26। तो ये हम लोगों का टाइम पे आया था। अभी 2026 एंड 27 का गाइडलाइन अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, जब भी होगा मैं नोटिफिकेशन डाल दूँगा ग्रुप में, और वहाँ पे सब लोग ज्वाइन हो जाना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करनी पड़ेंगी। वीडियो लंबी हो जा रही है, कोई बात नहीं, 1.5 पे देख लो, बट वीडियो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, रिजर्वेशन वही मतलब यूपी वालों को जो मिलता है, और ये था डेट वगैरह जो थी। 7 जुलाई को आया था इसका नोटिफिकेशन। इसमें आपको 2500 रुपीज़ देने थे, नॉन रिफंडेबल थे, जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग के लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये था मेन जो
लास्ट ईयर चेंज हुआ था, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया कि अननेसेसरी कोई परेशान ना हो, जिनको एडमिशन लेना हो वही आए बस। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 16 जुलाई से 19 जुलाई तक। फिर फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 21 ऑफ जुलाई, फिर सेकंड राउंड का 25 एंड थर्ड राउंड का 30 ऑफ जुलाई तक हो गया था। फिर फिजिकल एकेडमिक रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन यूनिवर्सिटी, तो ये एडमिशन हुआ था। उसके बाद में तो क्लासेस चली थी 18 ऑफ अगस्त से। अच्छा, यहाँ पे एडमिशन के बाद तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद एक ऑन कैंपस राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है इफ़ रिक्वायर्ड। अगर सीट बचती है, 1 या 2 सीट 3 सीट बचती है, अगर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। अगर सीट बचती है तो उसका स्पॉट राउंड का काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि सीट बची हैं, कोई भी कैटेगरी की सीट है, मान लो एससी की सीट है, एससी कैटेगरी की, तो इस हायरार्की में फॉलो होगा। पहले मतलब एसटी की मान लो सीट है तो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओपन, ऐसे करके तो उन स्टूडेंट को दे दी जाएगी। और अगर सीट खाली रहती है तो हाँ, स्पॉट राउंड में हो जाता है ज़्यादा रैंक वालों का भी। तो ख़राब रैंक पे परेशान मत होना, अगर आपका लक हुआ तो बिल्कुल ले सकते हो। लास्ट ईयर बहुत से बच्चों का एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था, बट लास्ट लास्ट में आते हुए एडमिशन हो गया था स्पॉट राउंड में। तो ये ब्रेकडाउन है फ़ी का। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट लगेगी। 10th की जो है वो लगेगी एज अ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, तो ये हो गया 12th का, ये 10th का। उसके बाद ये हो गया आपका 12th का, ये हो गया 10th का। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यू में आते हैं तो आपका पीडब्ल्यूडी में तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, इसमें 3 सीट्स ट्यूशन फ़ी वेवर की होती हैं, इंपॉर्टेंट है सुन लो। 3 सीट्स ट्यूशन फ़ी वेवर की होती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3 सीट होती हैं। तो इनका ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाता है। ट्यूशन फ़ी कितना है? 60,000। तो जो टॉप 3 रैंकर होंगे उनके मोस्ट प्रोबेबली ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाती है। और मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने बताया था, ये डिस्पेंसरी से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले आना, और जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ले आना। सेल्फ अटेस्टेड मतलब जैसे मान लो ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट में नीचे अपना सिग्नेचर कर देना, ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। और गैप का एफिडेविट, अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन के बाद में गैप है तो उसका एफिडेविट लगेगा, तो यहीं से बन जाएगा। और एंटी रैगिंग फॉर्म भी यहीं से बन जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी है। मान लो एनी टाइम तुम्हें ऐसा लगता है कि एडमिशन नहीं लेना है, तो अ सम ऑफ 5,000 रुपीज़, ओनली 5,000, ओके, विल बी डिडक्टेड एज द प्रोसेसिंग फ़ी एज़ पर यूनिवर्सिटी। तो 5,000 रुपये कटेंगे टोटल में से, और तुम्हारी जो है फ़ीस वो वापस हो जाएगी। तो अगर तुम्हें एनी टाइम ऐसा लगता है कि एडमिशन नहीं लेना है, तो यहाँ से 5,000 रुपये कट जाएंगे और बाकी पैसे वापस हो जाएंगे। बट हाँ, तुरंत पैसे वापस नहीं होते, टाइम लगता है पैसे वापस होने में, 1 साल भी लग सकता है। तो वाइजली चूज़ करना क्या करना है क्या नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको स्कैन कर लो। ये इस साल के एचबीटीयू में एमसी एडमिशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ग्रुप बनाया है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वहीं एडमिशन चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।